हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस लाइफ स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम आरओ हुआ या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ या अन्यथा किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हुए तो उसमें करंट अफेयर के प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी के लिए हम लोग जनवरी से और सितंबर तक करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं और ये जीएस वर्ड का पीडीएफ है और इसमें जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं वह 24 अक्टूबर को होने वाले यूपी पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा की विशेष तौर पर तैयार की गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा गया है और इसमें क्या क्या शामिल किया गया है। तो सभी से पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला घंटी दबा लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें देखते जाइए कि बजट एवं समीक्षा का भी इसमें किया गया है। टोक्यो ओलंपिक का जितना भी गेम्स हुआ है उसके भी बारे में किया गया है। भारत एवं अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। इसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक रिपोर्ट जो भी आए हैं 2021 के उसमें भी है। इसमें चर्चित पुरस्कार 2021 करंट अफेयर प्रैक्टिकल सेट, यानी कि इसमें इतने शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसमें 150 प्रश्न जो संभवतः आने वाले प्रश्न होंगे करंट अफेयर के, वो भी 10 महीने का। ठीक है, कब तक है ये? तो ये जनवरी से 20 सितंबर तक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये सभी उनके ये पिछले साल जो भी करंट अफेयर पूछे गए थे यूपी पीसीएस प्री के में, उसके कुछ डेमो है कि कितना कितना प्रश्न किस किस अध्याय चैप्टर से आया है। चलिए देखते हैं। यहाँ से समकालीन होगा। ठीक है, तो ये 2021 का रहेगा। चलिए देखते हैं विषय वस्तु इसकी। तो विषय वस्तु में से पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में, ठीक है, राजनीति, इतिहास, स्वास्थ्य, पर्यावरण, विज्ञान, कृषि, इन चारों पर बात करेंगे राष्ट्रीय में। ठीक है, उसके बाद इसमें है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी घटनाक्रम। भारत एवं विश्व शुभ और प्रमुख सैन्य अभ्यास होंगे, जितने भी विभिन्न ऑपरेशन, संधि और समझौता हुआ है और सम्मेलन हुआ है उसके भी बारे में जिसमें अध्ययन करेंगे। इसके तहत सभी पोर्टल, ऐप, सूचकांक, ठीक है, केंद्रीय बजट, योजनाएं, खेलकूद, ठीक है, और नियुक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां यानी और राष्ट्रीय नियुक्तियां, ठीक है, चर्चित पुस्तकें जो भी होंगे वो भी इसमें है। और प्रश्न है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष भी प्रश्न है इसमें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला आता है हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम अध्याय 1। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम अध्याय 1 में है राजनीतिक शासन। ये है, इसमें क्या दिया गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने भी होते हैं उसमें कुछ संशोधन किए हैं उस विधेयक के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके बारे में होगा। और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों संशोधित किया गया है? क्योंकि केंद्रीय शासक जो भी प्रदेश हैं जो बना है लद्दाख में ना, उसमें विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, उसी के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि राष्ट्रपति शासन से जुड़ी कुछ सिफारिशें हैं, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग बहुत कम समय में पूरा देखेंगे और जो भी मोस्ट होगा वहाँ हम बताएंगे क्या मोस्ट है। ये भी देखते रहिएगा, वीडियो को रोक के पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो मोस्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। या कानूनी, शहरी, ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा। ठीक है, कौन सा? ये वाला दूसरा है मॉडल किराएदारी कानून, एक आया था मॉडल। ठीक है, तो इसमें 2021 क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून को क्या किया है, 2 जून 2021 को मॉडल किराएदारी कानून को मंजूरी दी है। इसे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अपने हिसाब से लागू कर सकेंगे। ठीक है, यह मसौदा अधिनियम वर्ष 2019 के आवास और शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। आवास और शहरी मंत्रालय कौन? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, यह कानून शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में लागू होगा। इसमें क्या है? ठीक है, प्रावधान किया गया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए अधिकतम सीमा होगी, इतना सिक्योरिटी दिया जाएगा।
किसी आवास को भाड़े पर लेने के लिए मकान मालिक द्वारा 24 घंटे पूर्व सूचना दी जाएगी। मकान मालिक और किराएदार दोनों में अधिकार तथा दायित्व का वर्णन किया गया है और परिसर खाली करने की शर्तें होंगी। ठीक है, लिखित समझौता अनिवार्य किया गया है इसमें और स्वतंत्र प्राधिकरण और रैट कोर्ट की स्थापना जिसका नेतृत्व डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी करेंगे। ठीक है, इसमें यह है कि किराए को लेकर है। उसके बाद 5 राज्यों में हुई विधानसभा का कुछ परिणाम दिया गया है इसमें। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में 27 मार्च 2021। ठीक है, और 29 अप्रैल 2021 बीच विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें कौन कौन से पार्टी जीते हैं ये हम लोग खाली देखेंगे मोस्ट में। यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में कितनी है 294 सदस्यीय विधानसभा है। 294 पर चुनाव हुए थे 292 पे, और इसमें तृणमूल कांग्रेस 213 सीटें जीती थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें और राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी 1 सीट और निर्दलीय 1 सीट। इसमें ममता बनर्जी की सरकार बनी थी। असम में है तो असम में भाजपा का 60 सीटें, कांग्रेस 29 सीट बना के 126 सदस्यीय विधानसभा पर चुनाव हुआ था। ठीक है, और इसमें ठीक भाजपा की सरकार बनी थी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और असम के जो मुख्य राज्यपाल हैं जगदीश मुखी हैं, और जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़ है। ठीक है, नेक्स्ट होगा केरल और तमिलनाडु। तो केरल के राज्यपाल होंगे आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, और आरिफ मोहम्मद खान होंगे। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। और एक यहाँ था तमिलनाडु के राज्यपाल होंगे बनवारी लाल पुरोहित। ठीक, पुडुचेरी के होंगे। ठीक है, पुडुचेरी इतना तो पुडुचेरी में हुआ था 20 सदस्यीय विधानसभा की सीट हुई थी। इसमें AINRC 10 सीटें लाई थी। ठीक है, और इस तरह वहाँ का चुनाव खत्म हुआ था। इसमें तो बहुत खास नहीं था। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चिकित्सा ने क्या किया है, गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है, जिसका द्वारा मार्च 2021 को चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। इसे राज्यसभा से 16 मार्च 2021 को, लोकसभा से 17 मार्च को पास कर दिया गया था पारित। विधेयक का उद्देश्य गर्भपात का चिकित्सा समापन अधिनियम संशोधन 1971 के संशोधन किया गया है। तो क्या किया गया इसमें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस संशोधन किया गया कि अब 24 सप्ताह तक का भ्रूण गर्भपात की अनुमति दे दी गई है, पहले 12 सप्ताह तक की, वो भी डॉक्टर के कंसल्टेंट से, यानी कि उनके सलाह से। ठीक है, इस विधेयक के राज्य मंत्री ये सब नहीं हो सकता है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, चलिए यहाँ पे कुछ संशोधन किया गया है। एक दिया है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021। दिल्ली NCR में कुछ संशोधन किया गया है। ठीक है, तो NCR में सरकार से तात्पर्य राज्यपाल होगा, ये संशोधन किया गया है। दिल्ली विधानसभा में जिन मामलों में कानून बनाने की शक्ति है, अब ये सभी राज्यपाल के विवेकाधीन पर होंगे। ठीक है, आके मुख्यमंत्री पर नहीं होगा। तो ये कुछ किया गया है। और ये दिल्ली के वर्तमान प्रशासन पद्धति क्या है कि 1991 में, ठीक है, 69वें संविधान संशोधन नियम में द्वारा संविधान अनुच्छेद 243A जोड़ा गया। ठीक है, इसके तहत विधानसभा सम्मिलित दिल्ली के निषादित प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, इसके संग तो ये था। ठीक है, चलिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं था उतना। यहाँ पे देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत के राज्यों के राज्यपाल। तो भारत में राज्यों के राज्यपाल होंगे, किस तरह होंगे ये इसमें बिंदु पहला है। संविधान में राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 192 से 162 में किया गया है। कितना, 192 से 162 में किया गया है कि 192 में कहा गया है। ठीक है, सातवें संवैधानिक संशोधन विधान 1956 के अनुसार एक व्यक्ति, ठीक है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ये कब किया है, 7वें संविधान संशोधन 1955 में कहा गया था। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगी इसकी, तो राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के लिए किया जाएगा। उसे हम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कहा जाता है। ठीक है, और बस इतना ही है। ये अभी मुख्यमंत्री बने हैं
राज्यपाल बने हैं। ठीक है, यहाँ से दिया गया है, इतना ही मस्ट था। ठीक है, एक था कि उत्तराखंड में जनरल गुरमीत सिंह बने हैं क्या राज्यपाल, ये ठीक है। ठीक, ये बाकी दूसरे राज्य का है जो अभी चुनाव हुए तो वहाँ की है। ठीक है, देखते जाइएगा, जो मोस्ट होगा वह जरूर किया जाएगा। यहाँ देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा राज्य में विधान परिषद का गठन करने का प्रस्ताव, ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब पहले कितना था, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद थी। किसमें? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। यानी बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश 3, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। ठीक है, ये सब थी। लेकिन अब पश्चिम बंगाल भी अपने विधान परिषद के लिए क्या किया है, तो विधानसभा में पारित कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट बिंदु के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत यदि किसी राज्य, देखिए, यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन, बनाना तथा उत्थापन या उत्पादन या ख़त्म करने की हेतु इस आवश्यक का कोई संकल्प राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, तो संसद विधि बना करके क्या ये संसद विधि बनाएगी और राज्य में विधान परिषद का सृजन तथा उत्थापन कर सकती है। यानी कि संसद की शक्ति है क्या, विधान परिषद को बनाना और विधान परिषद को खत्म करना। ठीक है, विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है, खत्म हो सकती है। ठीक है, विधान परिषद का अस्तित्व ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसे भंग नहीं किया जा सकता है। ये भी सुन लीजिएगा ध्यान से। अनुच्छेद 171 खंडे 171 में क्या कहा गया, अब एक में के अनुसार 171 खंड 1 के अनुसार विधान परिषद वाले किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या इतनी उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1/3 से अधिक होनी नहीं चाहिए। और एक पहले का था, एक नोट देख लीजिए, 2019 में जम्मू कश्मीर के विधान परिषद का क्या किया गया, समापन कर दिया गया है। अभी वर्तमान में 6 है, पहले 7 था लेकिन कर दिया गया। अब पर जब पश्चिम बंगाल का आ जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सहकारिता मंत्रालय, देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती करने के लिए एक नया सहकारिता मंत्रालय शुरू किया गया, गठन किया गया है। और इसके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में इसकी घोषणा की थी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह होंगे। इसकी कुछ महत्व है, ये क्यों बनाया गया है, ये मोस्ट है, देख लीजिएगा। यहाँ पे सहकारी समितियों में से संबंधित संवैधानिक प्रभाव इनमें क्या कहेगा, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के माध्यम से भारत में कार्यरत सहकारी समितियों का संबंध में संविधान के भाग, ठीक है, 9(1) का नगर पालिका के ठीक बाद एक नया भाग 9 भी जोड़ा गया इसमें। लेकिन 2020 जुलाई 2021 को इसे निरस्त कर दिया गया, इसको निरस्त भी कर दिया गया है। ठीक है, सहकारी समिति के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यवाही, लोकतंत्र नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंध में वृद्धि करने हेतु संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों भाग 4 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 44 भी जोड़ा गया। ठीक है, इस पहले हटा दिया गया, फिर इसमें जोड़ा भी गया है। चलिए नेक्स्ट है संवैधानिक 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021। लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 10 अगस्त और 11 अगस्त 2021 को 127वां संविधान 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात 105वां संविधान संशोधन, ठीक है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 बन जाएगा। ठीक, इसका उद्देश्य 5 मई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के मराठा आरक्षण, ठीक है, क्या किया है, मराठा आरक्षण के लिए दिए गए निर्णय का प्रभाव समाप्त करके राज्य की सभी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करना था।
ठीक है। नेक्स्ट है संघ का केंद्र सरकार, ये हेडिंग है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने आधिकारिक पत्राचार का संचार में केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द के उपयोग को बंद करने एवं उसके स्थान पर संघ सरकार शब्द का उपयोग करने का निर्णय लिया है। दोस्तों संविधान पॉलिटिक्स में कहीं भी केंद्र सरकार का उल्लेख नहीं है, ठीक है, ये आप लोग जान जाइएगा। लेकिन क्या कहा है वहाँ का तमिलनाडु सरकार ने, उसको केंद्र सरकार न कह के संघ सरकार कहा जाए। केंद्र का मतलब उसको एक मेन बना दिया जाए, संघ मतलब सबको मेन मिला के चलने का बात कही गई है संविधान सभा के मूल, ठीक, संविधान सभा के मूल संविधान में 22 भाग में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों में केंद्र सरकार शब्द का कोई कहीं भी नहीं किया, मैंने उपयोग कहीं भी या कोई जगह नहीं किया गया है। ये तो बात सत्य है, ये सही है, ठीक है, सही भी है। अब देखते हैं कुछ इतिहास और संस्कृति और भूगोल, ठीक है। तो 1921 का मालाबार विद्रोह क्यों चर्चित में है, तो इसके बारे में देखें। 1921 का मालाबार विद्रोह कब हुआ था, तो 20 अगस्त 1921 को इस विद्रोह के 100 वर्ष पूरे हैं, इसीलिए ये क्या है, ये सुर्खियों में रहा कि इसे 100 वर्ष, एक शताब्दी हो गया था 20 अगस्त को ही, ठीक है, इसलिए यह चर्चित में है। पूछ सकता है प्रश्न में कि इसे मोपला मुस्लिम दंगों के नाम से भी जाना जाता है, और मोपला भी कहा जाता है और मालाबार भी कहा जाता है, ठीक है। पृष्ठभूमि में देखिए कि इस वर्ष 1921 को मालाबार क्षेत्र में उत्तरी केरल में अंग्रेजों और हिंदुओं जमींदारों के खिलाफ मालाबार में मुसलमानों द्वारा किया गया था, ये, ठीक है, जमींदारों के खिलाफ लड़ाई हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आता है जलियांवाला बाग। क्यों जलियांवाला बाग सुर्खी में रहा, जलियांवाला बाग पुनर्निर्मित, जलियांवाला बाग परिषद, जलियांवाला बाग को पुनर्निर्मित यानी उसे कुछ बनाने और उसे सजाने में सरकार से अनुमति दे दी है, ये देख लीजिए, अमृतसर का है, ठीक है, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का कुछ इतिहास इसमें दिया गया है। 28 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, और ऐतिहासिक पृष्ठ में 13 अप्रैल 1919 को नरसंहार हुआ था, ये लोग आप जान जाइएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। पुराने स्मारक का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ठीक है, का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 13 अप्रैल 1961 को किए थे। प्रश्न पूछ सकता है कि इसका पुराना उद्घाटन किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 13 अप्रैल 1961 को किया गया। जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था, तो उसको याद करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे उसको पुनर्गठन, उसको बढ़िया सजाया बनाया गया है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। क्या नवीकरण किया गया है, अब नवीकरण में क्या किया गया है, 28 मिनट का राउंड एंड लाइट शो, ठीक है, हर शाम को दिखाया जाएगा। शहीदों की मूर्तियाँ की स्थापित की गई है यहाँ पे, ठीक है। इसमें पंजाब का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, गदर आंदोलन से संबंधित घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। 3 चीज़ इसमें प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अब आता है कुथिरन सुरंग। एक कुथिरन सुरंग क्या है, कुथिरन सुरंग, ठीक है, तो इसकी जो स्थिति है वो देख लेते हैं। स्थिति है कुथिरन सुरंग का भारत के केरल राज्य में है, भारत के केरल राज्य में त्रिशूल जिले में कुथिरन स्थान पर, ठीक है, इसका निर्माण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 544 पर स्थित है, याद कर लीजिएगा, 544 पर कुथिरन सुरंग केरल में है, केरल राज्य के त्रिशूर जिले में है, त्रिशूर जिले में है केरल राज्य के। इसकी जो विशेषता है, ठीक है, यह ट्विन ट्यूब सुरंग है, ठीक है। और अन्य तथ्य क्या है इसके अंतर्गत देख लेंगे। इसका स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है। सड़क परिवहन हेतु केरल राज्य की पहली सुरंग है, ठीक है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी 1.6 किमी, ठीक है, और ये 6 लेन की सुरंग है। कितनी, 6 लेन सड़क पर सुरंग है, 6 लेन सड़क सुरंग है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। इसकी क्या है,
पीछी वज हानि वन्य जीव अभ्यारण्य पर होकर गुजरेगी। क्या ये पीछी वज हानि वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरेगी। ये भी प्रश्न पूछ सकता है यह किस, ठीक है, ये कहाँ से गुजरेगी, तो पीछी वज हानि वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 1.6 किमी है और 6 लेन सड़क पर सुरंग है और ये दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी है, ठीक है। आप देखते हैं, ठीक है, पेंसिलुंगप्पा ग्लेशियर, ठीक है। ये ग्लेशियर कहाँ पे है, तो अवस्थित है लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में है, ठीक है, पेंसिलुंगप्पा, ठीक है। तो चर्चा में क्यों है ये, तापमान में वृद्धि और सर्दियों में कम बर्फाबारी होने के कारण यह ग्लेशियर पीछे से क्या कर रहा है, तो खिसक रहा है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति क्या है, जास्कर रेंज केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो जास्कर को लद्दाख से अलग करती है। एक योजना है ये प्रसाद योजना, ये सुर्खियों में रहा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के करंट के अफेयर से, कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने वाराणसी में प्रसाद परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस योजना में करना पर्यटक, ठीक है, सुविधा केंद्र और 80 घाट से राजघाट तक क्रूज वेट चलाने की आदि शामिल है, ठीक है, संचालन करने की आदि शामिल है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की हृदय योजना बंद करके आए। ये हृदय योजना जो थी उससे बंद होने के बाद, ठीक है, विरासत स्थलों के विकास को प्रसाद योजना में शामिल किया जाएगा। पूछ सकता है कि प्रसाद योजना किस योजना के बंद होने पर उसमें शामिल किया गया, तो हृदय। इसमें 80 घाट से राजघाट तक, ठीक है, 80 घाट से राजघाट तक क्रूज वेट संचालन आदि शामिल है, ठीक है, पर्यटकों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इधर उधर हो गया कुछ। ये हम देख लीजिए हैं, हृदय योजना को बंद करके प्रसाद योजना चालू किया गया है। और मवेशी द्वीप, एक द्वीप जो चर्चित था मवेशी द्वीप, देखिए यहाँ पे मवेशी द्वीप है, ठीक है, चारों तरफ पानी है, इसमें कुछ जानवर दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मवेशी द्वीप इसका नाम दिया गया है और ये हीराकुंड जलाशय में स्थित है। मवेशी द्वीप हीराकुंड जलाशय में स्थित है। वन और पर्यावरण विभाग द्वारा इसे दर्शन स्थल के रूप में चुना गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, ये जो 1973 में महान अभियंता यानी महान इंजीनियर एम्स विश्वेश्वरैया द्वारा परिकल्पित एक बहुउद्देश्य परियोजना है। कौन सी, मवेशी द्वीप। ये कहाँ पे है, तो ये हीराकुंड जलाशय पे स्थित है, ठीक है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मदुरई चटाई। मदुरई चटाइयों की क्या विशेषता है, इसको देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में बना है। पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को मधुर फर्श मैट बनाने में उनके उत्कृष्ट कौशल को सम्मानित करते हेतु राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। ये क्या है, जमीन पर बिछाई जाने वाली ये मधुर चटाइयाँ विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में ही बनाई जाती है, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषता देखिए, ये बंगाली जीवन शैली का आंतरिक हिस्सा है और 2018 में इसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। 1744 में नवाब अली वर्दी खां से संबंधित है और प्राकृतिक रेशों से बनाई जाती है। ये इनकी विशेषता हो गई। अब आते हैं
पंजशीर घाटी। अब पंजशीर घाटी क्या है, ठीक है, पंजशीर घाटी कहाँ पे है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किया गया है, मेन टॉपिक, ठीक है। अभी ये सभी आने वाले यूपीपीसीएस से आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के दृश्य से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पे जो भी पहली बार है सो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाला घंटी दबा लीजिएगा। चलिए पंचशील घाटी के कुछ देख लेते हैं कि पंचशील घाटी कहाँ पे है। पंचशील घाटी पन्ना रत्न के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ, पन्ना रत्न के लिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा कि पंचशील घाटी पन्ना रत्न के लिए प्रसिद्ध है। शाब्दिक अर्थ होता है पंचशील का पंचशेर, यानी कि 5 शेर, ठीक है। यह उत्तर मध्य अफगानिस्तान में, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से निकट स्थित है। हिंदू कुश कहाँ से, यह उत्तर मध्य में, उत्तरी मध्य यानी उत्तर और मध्य, ठीक है, अफगानिस्तान में है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है, यहाँ ताजिक समुदाय की सर्वाधिक आबादी है। किसकी, ताजिक समुदाय की, पंचशील में, ठीक है, पंचशील घाटी में ताजिक समुदाय की सर्वाधिक आबादी रहती है। नेक्स्ट है अंतिम हिम क्षेत्र। यहाँ पे एक है, ठीक है, अंतिम हिम क्षेत्र क्या है, ग्रीनलैंड के ऊपर में स्थित आर्कटिक का हिमाच्छादित, ठीक है, इसे ग्रीनलैंड के ऊपर में स्थित आर्कटिक का हिमाच्छादित भाग जिसे अंतिम हिम क्षेत्र, ठीक है, जिसे अंतिम हिम क्षेत्र अर्थात लास्ट आइस एरिया कहा जाता है, अपेक्षा से पहले पिघल गया। यह अपेक्षा से पहले पिघल गया है, ठीक है। जलवायु अनुमानों के अनुसार आर्कटिक में वर्ष 2040 तक ग्रीष्मकालीन हिम की पूरी तरह से पिघलने का अनुमान लगाया था। इसका चर्चा में होने का कारण है कि इससे 2040 तक अनुमान लगाया गया था कि ये हिम, ठीक है, पिघलेगा, लेकिन यह पहले ही पिघल गया है, यानी कि 20 साल पहले ही पिघल गया है, 19-20 साल। इस क्षेत्र को लास्ट ऑफ एरिया कहा जाता है नाम से, ठीक है, WWF कनाडा द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट है इथियोपिया का ग्रैंड रेनेसा डैम कहाँ का, यहाँ पे होता है, ठीक है, इथियोपिया है इसका नाम, ठीक है। इसे बेनिस गुल, ठीक है, और गुमुज इथियोपिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ये इथियोपिया में स्थित है। पहले इसे मिलेनियम बांध के रूप में जाना जाता था, जो ब्लू नदी के, ठीक है, ब्लू नदी पर निर्माण है। यह सूडान से लगभग 40 किमी पूर्व स्थित है, ठीक है। पूरा होने के पश्चात यह अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत हो जाएगी, अफ्रीका की। अब आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, भालिया गेहूँ कहाँ से उत्पन्न हुआ है, भालिया गेहूँ क्यों सुर्खी में रहा। हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूँ, ठीक है। तो भालिया बेट की पहली खेप कहाँ से हुई है, गुजरात से केन्या और श्रीलंका। ये पूछ सकता है कि भालिया गेहूँ का निर्यात किस राज्य से किस देश तक हुई है, तो गुजरात से श्रीलंका और केन्या में निर्यात किया गया है, ठीक है। अब इसकी कुछ खास बात देख लेते हैं। यह प्रमुख रूप से गुजरात के भाल क्षेत्र में उत्पादित हुआ है। बारिश के मौसम में भी बिना सिंचाई का उगाया जाता है। प्रोटीन की अधिक मात्रा है। गुजरात में लगभग 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि योग्य इसकी खेती की जाती है। भालिया गेहूँ कहाँ से, गुजरात से श्रीलंका और केन्या निर्यात किया गया है। कोंगुनाडु, अब कोंगुनाडु क्या है, इसके चर्चा में होने का क्या कारण है, ये देखते हैं। कोंगुनाडु आमतौर पर पश्चिम तमिलनाडु क्षेत्र में हिस्से के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला नाम है।
ठीक है। ये एक तमिलनाडु का कुछ हिस्से को, ठीक है, वहाँ कोंगनाडु के नाम से पुकारा जाता है। यह न तो कि पिन कोड वाला स्थान है और न ही किसी क्षेत्र को औपचारिक रूप से दिया गया नाम है। कोंगनाडु का कुछ विशिष्ट बात है क्या? तमिलनाडु साहित्य में इसे प्राचीन तमिलनाडु के 5 क्षेत्रों में से एक स्वरूप से संवर्धित है। असम साहित्य में अलग क्षेत्र के रूप में उल्लेखित है। यह नाम वहाँ के एक ओबीसी समुदाय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओबीसी समुदाय कोंगू बेल्लाला गैडर ने लिया गया है। ठीक है, चलिए ये देखिए 84 कोस परिक्रमा मार्ग। 84 कोस परिक्रमा मार्ग किस संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या के चारों ओर स्थित 84 कोस परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अयोध्या में जाने वाली 3 परिक्रमाएं हैं। 5 कोस का मतलब होता है 15 किमी, 14 कोस का मतलब है 42 किमी, 84 कोस का मतलब है 277 किमी। सभी भगवान राम से जुड़ी हुई है। 84 कोस परिक्रमा इसी कौशल देश के चारों ओर की सीमा है जो राज्य में जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्थलों से होकर गुजरती है। ठीक है, 84 कोस समझ गए? तो ये पूछ सकता है। ठीक है, 5 कोस का मतलब होता है 15 किमी, 14 कोस का मतलब होता है 42 किमी। ठीक है, और 84 कोस का मतलब होता है 275 किमी। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नागालैंड की राजा मिर्च जो प्लस लोकिया और घोस्ट पेपर भूतिया मिर्च भी कहा जाता है। बाप रे बाप, इसका नाम क्या है सुन लीजिएगा। नागालैंड की राजा मिर्च को क्या क्या नाम कहा जाता है? जो राजा मिर्च को भूत जो प्लस लोकिया, ठीक है, और जोलोकिया कहा जाता है। ठीक है, भूत जोलोकिया और घोस्ट पेपर भूतिया मिर्च कहा जाता है। राजा मिर्च की कुछ बात है 2008 में जीआई सर्टिफिकेट मिला और विश्व की सबसे तीखी मिर्च है। हो, ये बहुत तीखी मिर्च है। राजा मिर्च कहाँ से उत्पन्न होता है? तो नागालैंड से। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही। ठीक है, और फिर से नई वीडियो आएगी तो उसमें कुछ और होंगे। तो दोस्तों जो भी चैनल पे पहली बार शुरू हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी दबा लिए अगली वीडियो पाने के लिए। अगली वीडियो और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उसमें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।